जय हिंद दोस्तों। 3 जनवरी 2026 के रात्रि लगभग 10:30 बजे बेंगलुरु के नील अपार्टमेंट पे आग की लपटें देख के आसपास के लोग वहां इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होके तो फ्लैट के मालिक विजेंद्र को सूचना देते हैं। विजेंद्र आता है और पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना देता है। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस जो फ्लैट मालिक रहते हैं विजेंद्र, उससे पूछताछ करते हैं तो बताते हैं कि उस फ्लैट में 2 लड़कियां रहती थी और प्राइवेट जॉब करती थी। पुलिस अपना काम करते रहते हैं। फायर ब्रिगेड आते हैं। फायर ब्रिगेड जब ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा अंदर से बंद है। दरवाजा तोड़ के फायर ब्रिगेड की टीम अंदर जाती है और आग पे बड़ी मुश्किल से काबू पाते हैं। आग पे काबू पाने के बाद उस फ्लैट की तलाशी होती है तो एक महिला की डेड बॉडी मिलती है। जो फ्लैट मालिक विजेंद्र रहते हैं उसको बुलाते हैं और डेड बॉडी की पहचान कराते हैं। डेड बॉडी होती है एक 34 वर्षीय महिला शर्मिला। जो शर्मिला है वह कर्नाटक से यहाँ आके रह रही थी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। पुलिस एफएसएल टीम भी आती है। एफएसएल टीम आने के बाद अपना इन्वेस्टिगेशन का काम आरंभ करती है। पुलिस पूरी घटना स्थल को देखने के बाद पुलिस टीम को लगता है कि जब दरवाजा अंदर से बंद है, कोई बाहर से लोग की फोर्सफुली एंट्री नहीं हुई है, तो इस महिला की मौत सफोकेशन, आग लगने से और दम घुटने से हुआ होगा। एफएसएल टीम अपना काम करते रहती है। इसी दौरान शव को पीएम के लिए भेज दिया जाता है। एफएसएल टीम अपना काम करके रिपोर्ट दूसरे दिन देती है। साथ ही पीएम रिपोर्ट भी दूसरे दिन मिलता है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद सब सदमे में रह जाते हैं कि पुलिस की थ्योरी थी कि जो डेड बॉडी मिला है वो सफोकेशन और आग लगने से, दम घुटने से मौत हुई है। लेकिन पीएम रिपोर्ट में जो सामने आता है वह अलग ही रहता है। मृतिका के शरीर में कई जगह चोट के निशान रहते हैं और उसके गले के अंदर धुआं नहीं पाया जाता। उसका गला दबा के मार दिया जाया रहता है, क्योंकि मृतिका की मौत आग लगने से पूर्व ही कर दी जा रहती है। पुलिस अब इसको हत्या का मामला मानकर जांच करती है। पुलिस पूरे कमरे के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चेक करती है, वायरिंग को चेक करती है, तो कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वायरिंग से शॉर्ट सर्किट होना नहीं पाया जाता। एफएसएल टीम भी पूरे हर एक पार्ट्स को एनालाइज करते हैं तो वो देखती है कि हर एक पार्ट्स को अलग अलग जलाया गया है। जैसे सोफा है, बेड है, दरवाजा है, बेडशीट है, गद्दे को जलाने की कोशिश की गई है। एफएसएल टीम को समझ आ जाता है कि कोई नहीं, बाहर का आदमी आके घटना किया है। लेकिन वह आदमी जो आया कहाँ से है, ये सोचने वाली बात थी। पुलिस जब पीएम रिपोर्ट आने के बाद इसमें हत्या का मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन आरंभ करती है और आसपास के सभी लोगों से पूछताछ करते हैं, क्या घटना दिनांक को किसी को देखे हैं। आसपास आजू बाजू वाले सभी बोलते हैं हमने किसी को नहीं देखा। फिर लड़की शर्मिला के बारे में इसकी जानकारी लेते हैं। ये प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और अपने मम्मी पापा से अलग आके यहाँ बेंगलुरु में रह रही थी। इसकी एक रूम पार्टनर थी समरीन। पुलिस को लगता है कि ये समरीन ये घटना की होगी। वो समरीन को फोन लगा के पूछती है कि समरीन आप कहाँ हैं। फोन लगता है, समरीन फोन उठाती है और बताती है कि वो दिल्ली में है पिछले 15 दिनों से। पुलिस उसका लोकेशन लेती है तो पाती है कि समरीन पिछले 15 दिनों से लगभग दिल्ली में। अब पुलिस फिर सोच विचार में लग जाती है कि हमको जिसके ऊपर शक था वो ऑलरेडी दिल्ली में है, तो ये घटना का अंजाम किसने दिया। पूरे घटना स्थल में मृतिका का फोन नहीं मिलता। पुलिस को लगता है कि मृतिका का फोन मिसिंग है। उसके नंबर को सर्विलेंस में डालती है, उसके आईएमईआई को सर्विलेंस में डालती है। घटना दिनांक के 2 दिन के बाद उस मृतिका का फोन एक्टिव होता है, उसमें एक नया सिम लगता है। जैसे ही पुलिस को ये लिंक मिलता है, पुलिस उसमें वर्क करना चालू करते हैं और उस मोबाइल जो नया नंबर आया रहता है उसका लोकेशन लेते हैं और लोकेशन कहीं बाहर नहीं, मृतिका के घर के बाजू में पाया जाता है। पुलिस की एक टीम जाती है और दूर से ऑब्जर्व करती है जहां लोकेशन आए रहते हैं।
2 दिन पहले भी पुलिस उसी घर में जाके पूछताछ करती है, जहां एक 18 साल का लड़का रहता है, जिसका नाम होता है कर्नल कुरैन। वह अपनी सिंगल मदर माँ के साथ वहां रहता है। पुलिस तत्काल उसको अरेस्ट नहीं करती, पुलिस उसके बारे में जानकारी लेती है, तो पाते हैं कि वो कर्नाटक से यहाँ आके स्नातक की पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है। उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है तो उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं पाया जाता। पुलिस उसका पिछले 2 से 3 दिन का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करने का पैटर्न को एनालाइज करती है और सब डिजिटल एविडेंस इकट्ठा करने के बाद 10 जनवरी 2026 को राममूर्ति पुलिस इसको अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद मृतका का फोन जब्त करते हैं और जब इसको गिरफ्तार करके कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो ये जो बताता है उसे पूरा शहर हिल जाता है। जो अरेस्ट पर्सन रहता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष रहता है, वो बताता है कि जो मृतिका है उसके घर के जस्ट बाजू में रहती है और कभी भी बालकनी में अपने पेड़ों में, पौधों में ये पानी डालने आती थी तो मैं उसको देखते रहता था और बीच बीच में बात करने की कोशिश करता था। इसी दौरान कभी कभी हम दोनों की भी बात भी हो जाती थी। जब भी लड़की अपने बालकनी में आती थी, ये लड़का कहीं ना कहीं से बहाना बना के वहां पहुंच जाता था और बात करने की कोशिश करता था। जो लड़की है कभी भी मुस्कुराती थी तो इसको लगने लग गया था कि लड़की इसे प्यार करती है। 18 वर्षीय कर्नल कुरई सेक्स वीडियो देखने का आदी रहता है और अपनी मन ही मन में जो शर्मिला है उसको इमेजिन करने लगता है। कुरई को पता चलता है कि शर्मिला की रूम पार्टनर बाहर गई है तो उसके मन में एक अलग से ख्याल आता है और वह प्लान बनाता है कि वो अपने छत से सीधा शर्मिला के घर के अंदर एंट्री होगा और प्रपोज करके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा। इसी प्लान के मुताबिक 3 जनवरी 2026 के रात्रि को ये अपने छत के माध्यम से बालकनी होते हुए ये शर्मिला के पास पहुंच जाता है और चुपचाप छिप जाता है। जब ये उसके रूम में दाखिला होते हैं तो शर्मिल जो मृतिका है वो किचन में कुछ काम करते रहती है और जैसे किचन के पास वो बाहर निकलने वाली रहती है वो लड़का कुरई उसको पीछे से पकड़ लेता है। तो जो शर्मिला डी की लड़की रहती है वो चिल्लाने लगती है तो लड़का उसको छोड़ के सामने आ जाता है। लड़का को लगता है कि मुझे देखने के बाद ये नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि शर्मिला के मन में कभी भी ऐसे गलत ख्याल के मन में रहते नहीं हैं और वो चिल्लाने लगती है और भड़क जाती है। तो लड़का कुरई को लगता है कि पूरा मोहल्ला, पूरा समाज मेरे को जान जाएगा बोल के लड़की के मुंह को दबा देता है। और इस दौरान झूमा झपटी के दौरान जो लड़की है गिर जाती है और सर में चोट लगता है और लड़का उसके गले को दबा के हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वही रहता है, कुछ देर फिर प्लान करता है और घर की सभी चीज़ों को आग लगा देता है अलग अलग जगह, ताकि पुलिस को लगे कि आग लगने से मौत हुई है और उसी छत से माध्यम से अपने घर में आके रहने लगता है। लेकिन जब ये वापस जाते रहता है तो मृतिका का आईफोन उसको दिखता है और लालच के कारण वो आईफोन ले जाता है और वही आईफोन में घटना दिनांक के 2 दिन के बाद वो सिम डालता है और इसी आधार पे पुलिस उसको ट्रेस कर लेती है। दोस्तों आप देखें कि पूरा मामला एक इमेजिंग से संबंधित है। एक लड़का को लगता है कि अगर कोई लड़की हंस देती है तो उससे प्यार है और प्रपोज करने का बहुत ही गलत तरीका, और अगर वो पहुंच भी गया है उसके घर तो उसके साथ बैठ के बात करना था, चुपचाप बाहर आ जाना था। ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को पता चलता, पूरे समाज को पता नहीं चलता, लेकिन डर के कारण वो उस लड़की की हत्या कर देता है और आज वर्तमान में जेल में है। दोस्तों इस तरह के क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।